गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज का जो अपना सेशन है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रीवियस एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू और नेक्स्ट जो एग्जाम है उनमें आने की पूरी संभावनाओं के साथ में अपन अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हार मानना नहीं है। हारता वही है जो हमेशा कोशिश नहीं करता है, बैठ के वेट करता है। जो आदमी वेट करेगा वो हारा हुआ इंसान है। इसलिए आपको हारना नहीं है, झुकना नहीं है। जब तक आप नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार नहीं कर लेते हैं, जब तक आपको बिल्कुल किसी भी तरीके की हार नहीं माननी है। आपको कुछ समय के लिए, आपको 6 से 12 महीने के लिए कमरे के अंदर कैद हो जाना है बच्चों। आपको बाहर की हवा पानी नहीं लगना चाहिए। जो कमरे के अंदर रखा हुआ है वही हवा पानी आपको काम में लेना है। सभी की शादी ब्याह पार्टियां सब कुछ छोड़ देना, जब जाके कोई नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार हो पाएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन से 4 आंसर निकलेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि क्लीनिंग करनी है किसकी, बेड शोर की। एक वुंड है किसका, बेड शोर का वुंड है। और बेड शोर के वुंड की क्लीनिंग की बात कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जो क्लीनिंग है वो उस वुंड की इनर टू आउटर होगी या फिर आउटर टू इनर होगी। तो सबसे पहली बात, सबसे चीज पहली है वो तो एक ही है कि चाहे आप किसी भी चीज की क्लीनिंग कर रहे हैं, चाहिए आप किसी भी चीज की क्लीनिंग करें, सबसे पहला तो होता है कि लिस्ट कंटामिनेटेड टू मोस्ट कंटामिनेटेड। ये आप सभी लोग जानते हैं। पहला जो चीज है वो ये याद रखना, सबसे पहली चीज ये रखना है आप पे, लिस्ट कंटामिनेटेड टू मोस्ट कंटामिनेटेड। इससे क्या समझते हैं आप, इस लैंग्वेज से, इस लाइन से क्या समझेंगे आप। नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो आपको कम गंदे से ज्यादा गंदे की तरफ, यानी कहीं पे कम गंदगी है, कहीं पे कम गंदगी है उसको ज्यादा गंदगी की तरफ लेके जाते हैं। ये हमेशा से देखते हैं। ये रूल हम हमेशा अपने घर में फॉलो करते हैं। घर में जब भी अपन झाड़ू निकालते हैं तो जिधर थोड़ा कचरा होता है, जिधर मिनिमम अमाउंट में कचरा होता है, उसको ज्यादा अमाउंट में जहां कचरा पड़ा है उसकी तरफ लेके जाते हैं। तो यानी कि आप किसी भी वुंड की अगर आप क्लीनिंग की बात करते हैं तो लिस्ट कंटामिनेटेड टू मोस्ट कंटामिनेटेड, ये हमेशा से याद रखना। अब मेरी बात सुनना, जो एक होता है, आपको पता है कि कंटामिनेटेड वुंड होता है, एक होता है फ्रेश वुंड, ठीक है ना। फ्रेश वुंड का मतलब हो गया कि कोई सर्जरी करी, सर्जरी के लिए इंसिजन लगाया, दिस इज द फ्रेश वुंड। लेकिन बेड शोर है वो किस प्रकार का वुंड है, कंटामिनेटेड वुंड है। तो कंटामिनेटेड वुंड का मतलब, जैसे ये क्या है, ये आपका एक वुंड है, ये आपका क्या है, वुंड है। ये वुंड है जो कौन से टाइप का है, कंटामिनेटेड टाइप का है। कंटामिनेटेड टाइप का जो वुंड है वो अंदर से ज्यादा कंटामिनेटेड होता है, यानी अंदर से उसमें गंदगी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा वुंड है, जैसे ये वुंड है, किसी चीज की सर्जरी का चीरा लगा है, ये कौन सा वुंड है, फ्रेश वुंड है आपका। ये कौन सा वुंड है, फ्रेश वुंड है। तो इसके अंदर ज्यादा गंदगी नहीं है, आउटर साइड में ज्यादा गंदगी है। तो ये किस प्रकार के वुंड की बात कर रहा है, ये बेड शोर का वुंड है। सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन, बेड शोर का जो वुंड है वो किस टाइप का वुंड होता है, कंटामिनेटेड टाइप का वुंड होता है। बेड शोर का वुंड है वो फ्रेश नहीं होता है, कंटामिनेटेड टाइप का वुंड होता है। यस या नो, समझ में आ गई बात। इसलिए इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा आउटर टू इनर। यस या नो, आउटर टू इनर। फॉर एग्जांपल ये वुंड है, ये वुंड है। अब आपको पता है बेड शोर का वुंड है तो अंदर यानी बीच में यहां पे ज्यादा गंदगी है, तब अपन बाहर से लेके आएंगे इसको, आपको बाहर से अंदर 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 लाके उस पूरी गंदगी को जहां पे ज्यादा गंदगी है वहां पे छोड़ देंगे, ज्यादा गंदगी है वहां पे छोड़ देंगे उसको। यस या नो, ज्यादा गंदगी है उसको वहां पे अपन छोड़ देंगे। समझ में आ गई बात। तो ये तो था इसका राइट आंसर, आउटर टू इनर। आउटर टू इनर कहते हैं। अगर वहीं पे आपको एग्जामिनर बोले कि वुंड कैसा है, फ्रेश वुंड है, वुंड कैसा है, फ्रेश वुंड है, तो फ्रेश वुंड के अंदर जो है, जैसे ये आपका फ्रेश वुंड है वो इन सीजन है, इसके अंदर जो आप क्लीनिंग करेंगे वो आपकी क्लीनिंग कैसी हो जाएगी, इनर टू आउटर की तरफ क्लीनिंग हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इनर टू आउटर टाइप की क्या हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी। यस या नो। तो सर्जिकल वुंड जो है वो कैसा वुंड है, फ्रेश है, तो इसके अंदर इनर टू आउटर होगी हमेशा। यस या नो, फ्रेश वुंड के अंदर। और ये
कंटामिनेटेड वुंड है, यस या नो? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? आउटर टू इनर। लेकिन यहां पे अगर सर्जिकल वुंड की बात आ जाए, यहां पे सर्जिकल वुंड की बात आ जाए, तो सर्जिकल वुंड के अंदर इनर टू आउटर, इनर टू आउटर जो होता है वो उसका कैसा आंसर होता है? राइट आंसर होता है। आई होप समझ में आया होगा कि बेडशोर किस टाइप का वुंड है। दूसरी बात, सर्जिकल वुंड के अंदर क्लीनिंग किस टाइप से करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैनी टाइम से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। इसका करेक्ट आंसर था वो आपका बी था, और बी में आउटर टू इनर लिखा हुआ है। ये मैंने बताया था, आउटर टू इनर है वो बेडशोर के केस में किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, एक डॉक्टर है वो ऑर्डर कर रहा है एज वेल एज नेजल सक्शन। वो कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है? सक्शन करना है। यस या नो? एक डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है किसका? ओरल का भी और नेजल का भी सक्शन करना है। क्लाइंट यू विल डू सक्शन फर्स्ट। अब आपको तो आपसे पूछ रहा है कि आप पहले सक्शन किसका करेंगे? अगर आप पहले सक्शन है वो माउथ का करेंगे, या फिर पहले सक्शन आप किसका करेंगे? नोज का करेंगे। इसने तो आपको दोनों को सक्शन करने के लिए बोला है कि आपको नोज को भी सक्शन करना है और माउथ को भी सक्शन करना है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि पहले आप सक्शन किससे करेंगे? तो पहले आपका जो राइट आंसर जाएगा, पहले मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं, इसका आंसर जो है वो माउथ है। पहले जो है अपन किससे करेंगे? माउथ से करेंगे। देन अपन किससे करेंगे? नोज से करेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा क्यों कैसे चलिएगा। अब अपन अगर बात करते हैं, अगर अपन सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर अपन इफ सक्शन, अब अगर अपन सबसे पहले सक्शन है वो नोज से किया, फॉर एग्जांपल अगर अपन सबसे पहले है तो सक्शन किससे किया? नोज से किया। नोज से सक्शन करेंगे तो इरिटेशन होगा वहां पे। नोज से सक्शन करेंगे तो वहां पे इरिटेशन होगा, और इरिटेशन होगा तो वहां पे आपको पता है कि स्नीजिंग रिफ्लेक्स आएगा। वहां पे कैसा रिफ्लेक्स आएगा? स्नीजिंग रिफ्लेक्स आएगा, और स्नीजिंग रिफ्लेक्स आएगा तो वहां पे एस्पिरेशन होने के चांसेस है। क्या चांसेस है? वहां पे एस्पिरेशन होने के चांसेस है। क्या एस्पिरेट होगा? जो माउथ में था वो एस्पिरेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने सबसे पहले नोज के अंदर सक्शन कैथेटर को डाला और अंदर इरिटेशन हुआ और आपको स्नीजिंग आई, तो आपको पता है कि स्नीजिंग के लिए सबसे पहले रेस्पिरेशन अंदर खींचा जाता है। तो जैसे ही रेस्पिरेशन अंदर की तरफ खींचा गया, सारा जो माउथ के अंदर जितना भी सिक्रेशन था वो क्या हो गया? एस्पिरेट हो गया। ये एकमात्र रीजन होता है कि अपन सबसे पहले जो सक्शन है वो माउथ का करते हैं। किसका करते हैं? माउथ का करते हैं। सबसे पहले अगर आपने सक्शनिंग माउथ से करी, तो माउथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हार्ड प्लेट या सॉफ्ट प्लेट है उनके, अगर वो टच भी हो गया सक्शन कैथेटर, तो जैसे जैसे आपको वोमिट, गैग रिफ्लेक्स आ सकता है। क्या आ सकता है? गैग रिफ्लेक्स आ सकता है। अगर गैग रिफ्लेक्स भी आता है तो गैग रिफ्लेक्स से कुछ नहीं होगा, वहां पे केवल वोमिट होगी। तो वोमिट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर का मटेरियल को बाहर ही तो निकालना था, तो वोमिट में बाहर निकल जाएगा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है कि आप एक क्लाइंट है उनका सक्शन हो रहा है, और उस सक्शन के दौरान अगर आप कैथेटर को माउथ के अंदर डाल रहे हैं या फिर आप माउथ का सक्शन कर रहे हैं, तो किस प्रकार का रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा? तो वहां पे कैसा रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा? गैग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। गैग रिफ्लेक्स वहां पे देखने को मिलेगा। नोज से करता है तो किस प्रकार का रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा? स्नीजिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। तो ये आइडियाज आपको आपके माइंड से लेने हैं वहां पे। यस या नो? तो पहला रीजन तो ये था कि नोज से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो वहां इरिटेशन होगा, स्नीजिंग आएगा, और देन उसमें क्या हो जाएगा? एस्पिरेशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अपन एक ट्रिक देता हूं मैं आपको क्या देता हूं? याद करने की एक ट्रिक देता हूं, और उस ट्रिक के अंदर नाम है मेल नर्स। क्या? मेल नर्स। हालांकि अपन आजकल नर्सिंग ऑफिसर हो गए, लेकिन यहाँ पे मेल नर्स याद करने के लिए। तो फर्स्ट माउथ हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया? नोज हो गया, ये आगे क्या? मेल नर्स की ट्रिक। यस या नो? अब अगर अपन सक्शनिंग कर रहे हैं तो जो सक्शन का जो टाइम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सक्शन का जो टाइम है वो 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड से ज्यादा आपको सक्शनिंग
नहीं करनी है। अगर 5 से 10 सेकंड से अगर आपने ज्यादा सक्शनिंग कर ली, तो वहां पे हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा? हाइपोक्सिया वहां पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसलिए जो उसका टाइम है वो 5 से 10 सेकंड है कि 5 से 10 सेकंड से ज्यादा आपको सक्शनिंग नहीं करनी है। अब बात आती है, अगर आप सक्शन कर रहे हैं तो कैथेटर के अंदर जो प्रेशर क्रिएट है वो कौन से टाइम पे आपको अप्लाई करना है? यस या नो? प्रेशर अप्लाई क्या है बच्चों? प्रेशर अप्लाई, हर एक लाइन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यस या नो? विथड्रॉल ड्रग कैसेटर, withdraw the catheter at rotating manner। जब कैथेटर को विड्रॉल कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं बाहर, आपको कैथेटर डालते समय प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो कैथेटर मुकस मेम्ब्रेन के चिपक जाएगा। समझ गए बात? तो कब अप्लाई करना है भाई आपको प्रेशर? आपको प्रेशर अप्लाई करना है जब आप विड्रॉल कर रहे हो, जब आप वहां से निकाल रहे हैं उस कैथेटर को। जैसे कैथेटर अंदर गया, पुट किया आपने, आप वापस कैथेटर को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, जैसे ही आप बाहर की तरफ आउटवर्ड उसको लेंगे, उस समय आप प्रेशर वहां पे क्रिएट करेंगे, और प्रेशर क्रिएट करने के साथ में आप कैथेटर को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। उसको रोटेटिंग मैनर के अंदर आप धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालेंगे, जिससे चारों तरफ का जो सिक्रेशन है वो उसके अंदर आसानी से आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये भी बनता है रोटेटिंग मैनर में। दूसरी बात, प्रेशर अप्लाई हो, विड्रॉल के समय आपको क्या करना है? प्रेशर अप्लाई करना है। यस या नो? समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं प्रेशर रखना कितना है। प्रेशर रखना कितना है देखिएगा, प्रीटर्म की बात कर लूं, प्रीटर्म की बात कर लेते हैं। आपको पता है प्रीटर्म के अंदर रखेंगे 20 से 40। यस या नो? प्रीटर्म के अंदर रखेंगे 20 से 40। देन अगर अपन न्यूबॉर्न की बात करें, न्यूबॉर्न के अंदर अपन रखेंगे 40 से 60। यस या नो? न्यूबॉर्न के अंदर अपन रखेंगे 40 से 60, और इन्फेंट के अंदर अपन रखेंगे, इन्फेंट के अंदर अपन रखेंगे 60 से 80। और अगर अपन चाइल्ड की बात कर लेते हैं तो चाइल्ड में रखेंगे अपन 80 से 100। और अगर अपन एडल्ट की बात कर लेते हैं, एडल्ट में रखेंगे 100 to 120। अब ये जो सारी लिमिट एमएम ऑफ एचजी में है, किसमें है? एमएम ऑफ एचजी में। प्रेशर से रिलेटेड बात हो रही थी, प्रेशर कब अप्लाई करना है मैंने बता दिया आपको प्यारे बच्चों, कि प्रेशर कब अप्लाई करना है। रोटेट करना है कैथेटर को, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है प्रेशर अप्लाई कितने टाइम तक करना है, तो वो बात वही होगी कि सक्शन कितने टाइम तक करना है। 5 to 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा आपको सक्शन नहीं करना है, वरना आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा? हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और भी बनता है, अगर आप माउथ से सक्शन कर रहे हैं तो क्या वहां पे ब्रेडिकार्डिया कोज हो सकता है? हो सकता है। अंदर अगर आपका जो कैथेटर वो अंदर की तरफ जाता है तो वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट हो जाती है वहां से, अगर वहां से वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है तो वहां पे ब्रेडिकार्डिया देखने को जरूर मिल सकता है आपको। यस या नो? ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन में आता है। जितने क्वेश्चन निकालो उतने कम है, इसलिए जैसे जैसे आप क्लास से लेंगे आपको आनंद आता जाएगा बच्चों। आप बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगा के बैठिएगा, मोबाइल पे नहीं, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान लगाना। अगर अपन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर आपका जो प्रीटर्म, ये तो एक तरीके इमेच्योर बेबी है, इमेच्योर के अंदर 20 से 40 रहेगा। न्यूबॉर्न मतलब एकदम मेच्योर हो गया था, ये जन्म लिया इसने, तो एट बर्थ का समय 40 से 60। और इन्फेंट का मतलब है 1 साल तक का बेबी है तो 60 से 80। चाइल्ड है 80 से 100, और एडल्ट आपका 100 से 120। 120 mm ऑफ एचजी इतना अपन क्या रखते हैं? प्रेशर रखते हैं। यस या नो? समझ में आई बात? करेक्ट आंसर आपके सामने था, माउथ इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा। इसके लिए याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता दी थी, एमएन मेल नर्स। यस या नो? मेल नर्स मैंने आपको यहाँ पे उसकी ट्रिक बता दी है। चलिएगा, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। इमेज को आइडेंटिफाई कीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि ये इमेज है वो किसकी इमेज है। यस या नो? चलिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ये इमेज किसकी है। कोलोस्टमी बैग क्या है? कोलोस्टमी बैग। समझ में आई बात?
ये इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, कोलोस्टमी बैग। व्हाट इज अ कोलोस्टमी? ओपनिंग ऑफ द कोलन, ओपनिंग ऑफ द कोलन कोलोस्टमी कहलाती है। यस या नो? अगर अपन ओपनिंग करते हैं कोलन की तो ओपनिंग ऑफ द कोलन कोलोस्टमी कहलाती है। किस कंडीशन में? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, जैसे क्रोन्स डिजीज वगैरह होती है, उसके केस में भी होता है। कैंसर वगैरह होती है उनके केस में भी होता है। परफोरेशन, माल परफोरेशन के केस में भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अपन को उसको कोलोस्टमी वहां पे करने की नौबत आ जाती है। ये से नो, कोलोस्टमी करने की वहां पे नौबत आ जाती है। तो ये आपका क्या है? कोलोस्टमी बैग है। ये से नो, समझ में आ गई बात? अब अपन बात करते हैं कोलोस्टमी बैग से रिलेटेड कि जो कोलोस्टमी बैग है, देखिए ये क्या है? ये कोलोस्टमी बैग का एक तरीके से ढक्कन है। ये क्या है? ढक्कन है। ये जो कोलोस्टमी बैग का जो अंदर का जो होल है उससे कितना होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कितना? 1/8। ये क्वेश्चन आता है, 1/8 ये कितना होना चाहिए? 1/8। 1 के अंदर अगर 8 का अपन भाग देंगे तो जैसे 0.222 ऐसा कुछ आएगा, वो देख लेना। मेरा कहने का मतलब ये जो है ये इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए? अगर ये और ये दोनों सिमिलर हुए तो अगर अपन इसको बंद करेंगे, सिमिलर हुए तो दोनों बंद अच्छे से नहीं होंगे, वहां से क्या होगी? लीकेज होगी। टू प्रिवेंट द लीकेज, लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या होता है? बड़ा होता है और ये ढक्कन इस पे क्या आ जाता है? फिक्स आ जाता है वहां पे। तो ये जो पार्ट है इसमें एक पार्ट क्या होना है? छोटा होता है, एक पार्ट क्या होता है? बड़ा होता है। इसका रीजन क्या होता है आपको पता है? टू प्रिवेंट द लीकेज। और कितना होता है? ये 1/8। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो 1/8 क्या होता है? इसके अंदर साइज का क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर हमने कोलोस्टमी करी है तो स्टोमा बना है, कोलोस्टमी करी है, अगर आपका जो स्टोमा बना है, स्टोमा यानी जहां पे जो ओपनिंग बनी है, अगर उस स्टोमा का अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर आप स्टोमा कैसा होना चाहिए, अगर डॉक्टर वहां पे उस स्टोमा को देखता है और वो स्टोमा कैसा दिखना चाहिए? जब वो नॉर्मल है, वो स्टोमा जो है वो आपको कैसा दिखना चाहिए? पिंक कलर का स्टोमा दिखना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्टोमा है आपको कोलोस्टमी में वो आपको पिंक कलर का दिखना चाहिए। यस या नो? अब अपन बात करते हैं उस कोलोस्टमी बैग की। तो उस कोलोस्टमी बैग को अपन इम्पटी कब करते हैं? डेली। कोलोस्टमी बैग को इम्पटी डेली एट द फिक्स टाइम। आपको कोलोस्टमी बैग को डेली इम्पटी करना है, डेली खाली करना है, लेकिन डेली एक फिक्स टाइम होना चाहिए। और जो फिक्स टाइम होता है वो जो मॉर्निंग का जो टाइम है वो इसके लिए क्या होता है? बेस्ट टाइम होता है। ये से नो, तो उसको अपने को उसको डेली इम्पटी करना चाहिए। और मॉर्निंग का टाइम है वो कैसा टाइम है? बेस्ट इसके लिए टाइम है। ये से नो, अपन को खाली कब करना है? क्या अपने को खाली कब करना है बच्चों? समझ में आई बात? खाली कब करना है? जब ये 1/3 फिल हो जाए, जब ये 1/3 फिल हो जाए देन अपन को क्या करना है? इम्पटी करना है। ये से नो, जब ये 1/3 फिल हो जाए जब अपन को क्या करना है? इसको खाली करना है। ये से नो, समझ में आ गई बात? चलेगा। अब अपन को इसका इरिगेशन करना है। अरे भाई अपने को इसको साफ भी तो करना है, अपने को इसको इरिगेशन करना है। तो आप इसका इरिगेशन जो है वो वार्म वाटर से करेंगे। थोड़ा सा गुनगुना जो पानी है, वार्म जो वाटर है उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा किससे कर सकते हैं? आप NH से भी कर सकते हैं। यस या नो? वार्म वाटर और NH से करेंगे तो वहां पे क्या होगा? टू कंट्रोल इन्फेक्शन। यस या नो? ये क्या करेगा? वहां पे इन्फेक्शन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। यस या नो? समझ में आ गई बात? चलेगा। अब अपन बात करते हैं, यस या नो, बात करते हैं अगर इरिगेशन के समय कैथेटर को इंसर्ट कितना करते हैं? यस या नो? कितना इंसर्ट करते हैं? तो आपका होता है 3 to 4 इंच। कितना करेंगे? 3 से 4 इंच करेंगे। 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर। ये तो क्या करेंगे? इरिगेशन के समय उस कैनुला को इंसर्ट करेंगे। अगर अपन बात करें इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 इंच। जब अपन इरिगेशन कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 इंच। एक ही में पूछे तो 13 इंच। ये से नो, तो ये इरिगेशन से संबंधित है। वहां वाटर लेते हैं, वहां पे NH लेते हैं। ये से नो, समझ में आ गई बात? चलेगा।
और ये जो स्टोमा था, इस स्टोमा से रिलेटेड एक चीज और है, डेली डायलेटेड द स्टोमा। ये भी एक क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि भाई आपको जो स्टोमा है उसमें फिंगर देके लिग्नोकेन जेली लेके उसको डेली, जो स्टोमा है उसमें फिंगर डाल के उसको डेली डायलेटेड करना चाहिए, वरना वहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये सेनो अगर अपन इरिगेशन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आया आपके सामने, अगर आप वहां पे इरिगेशन कर रहे हैं, उस पेशेंट बोल रहा है कि क्या आगे क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो या तो आप उसको स्लो कर दो और ये आपको स्टॉप कर दो। जैसे ही क्रैम्प्स चले जाएं तो आपको वहां पे रीस्टार्ट करना है। एक क्वेश्चन आ जाएगा, इरिगेशन के समय अगर पेशेंट कंप्लेन करता है क्रैम्प्स की, तो या तो आप उसको स्लो कर सकते हैं और उसको स्टॉप कर सकते हैं। कुछ समय बाद में आप उससे पूछेगा कि क्रैम्प्स चले गए हों, तो देन अपन वापस से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द कोलोस्टमी बैग। कोलोस्टमी क्या होती है, कोलन में ओपनिंग होती है, किस किस रीजन में होती है, मैंने आपको 5-4 बीमारी को नाम बताया। जो ओपनिंग होती है, वो जो जगह है वो स्टोमा पिंक कलर का होना चाहिए, डेली डायलेट करना है उसको। बैग को डेली एक फिक्स टाइम के ऊपर आपको खाली करना है। खाली कब करना है, जब बैग 1/3 फिल हो जाए। ये से इरिगेशन करना है, वहां पे वार्म वाटर ले सकते हैं, एनएस ले सकते हैं टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। ये से आपको कैथेटर कितना इंसर्ट करना है, 3 से 4 इंच, 8 से 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होनी चाहिए, 10 से 15 इंच या 13 इंच। ये से क्रैम्प्स अगर वहां पे आ रहे हैं तो वहां आपका राइट आंसर जाएगा, उसको स्लो कर दो, स्टॉप कर दो। क्रैम्प्स जैसे ही चले जाएं उसको रीस्टार्ट भी आप क्या कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड यूज फॉर रिकन्फर्म द पोजीशन। ये क्या कह रहा है, कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, आपको क्या करना है, रिकन्फर्म करना है। किसको, पोजीशन को, किसकी पोजीशन, एनजी ट्यूब की। इस टाइम बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन फीडिंग, आप फीडिंग दे रहे हैं, आप एज ए नर्स फीडिंग दे रहे हैं और उस मरीज को एनजी ट्यूब लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक फीडिंग से पहले ऑलवेज आपको हर एक फीडिंग से पहले हमेशा उसकी पोजीशन चेंज करनी है कि कहीं वो वहां से हिल तो नहीं गई, वरना जो खाना पानी दिया जाएगा उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपको कंफर्म करना है। रिकन्फर्म मतलब दोबारा कंफर्म, एक बार कंफर्म तो कब हो गई थी, जब हमने लगाई थी, जब वो कंफर्म हो गई थी। ये चलिएगा। तो पहला जो मेथड बता रहा है, ये नीचे 3 मेथड दे रखे हैं उसने। पहला मेथड दे रखा बावल एंड बबल मेथड। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब उसको कंफर्म करते हैं तो इसके अंदर 4 चीजें कंफर्म के लिए काम में लेते हैं। पहला, अगर उसको आपको प्लेसमेंट राइट है या रॉन्ग है, उसके लिए 4 चीजें काम में लेते हैं। प्लेसमेंट में सबसे पहली चीज होती है एक्सरे। ये बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम में आया है, जितनी बार स्टार करोगे उतना कम, कि आपको कंफर्म प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब क्या होगा। तो कंफर्म प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब क्या होगा आपका, प्यारे बच्चों, एक्सरे होगा। क्या होगा आपका, एक्सरे इज द कंफर्म। एक्सरे से कंफर्म हो जाता है। आपको पता है कि एनजी ट्यूब के ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन दिखती है आपको पूरी एनजी ट्यूब पे इस तरीके से, वो क्या है, रेडियो ओपेक लाइन है। और रेडियो ओपेक जो लाइन है वो एक्सरे के अंदर क्या हो जाती है, विजुलाइज हो जाती है। तो 4 प्रकार के प्लेसमेंट से अपन उसको कंफर्म करते हैं कि वो वहीं है या कहीं और चली गई है। तो पहला तो अपन एक्सरे से कर लेते हैं। दूसरा, वो जो बात बता रहे हैं वो है कौन सा, बावल एंड बबल मेथड। कौन सा दूसरा मेथड, ये काम में ले लेते हैं। कौन सा, बावल एंड बबल मेथड। एक बोवल लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा पानी लेते हैं, एनजी ट्यूब की जो टिप है उसको अंदर डिप करते हैं। अगर वहां पे बबल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब वो फेफड़ों में चलेगी, वो लंग्स में चलेगी, वो ट्रेकिया में चलेगी। और अगर वहां पे बबल एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब कहाँ है, वो स्टोमक में है। यस या नो। तो दूसरा मेथड ये काम में लेते हैं। तीसरा, आपको पता होना चाहिए, एक बाई स्टेथोस्कोप से एक साउंड सुनते हैं और वहां पे आपको पता होना चाहिए कि उसके एंड से अपन एयर को पुश करते हैं फास्टली, और एक साउंड सुनते हैं किससे, स्टेथोस्कोप से। उस साउंड को वूप साउंड भी बोलते हैं, कई जगह उसके लिए वूजिंग साउंड भी नाम लिखा हुआ है। तो ये भी अपन कंफर्म करते हैं वहां पे। इससे भी कंफर्म होता है कि ट्यूब कहाँ है, स्टोमक में है। यस या नो। नेक्स्ट अपन पीएच टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं अपन वहां पे, पीएच को टेस्ट करते हैं। पीएच टेस्ट कैसे करते हैं, जो आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है,
जो आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है प्यारे बच्चों, उस गैस्ट्रिक कंटेंट को आप क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे, उस कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे बाय सिरिंज, उसको बाहर की तरफ खींचेंगे उस मटेरियल को, और देन उसकी क्या करेंगे, चेक द पीएच, उसकी पीएच चेक करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि स्टोमक में HCl होता है, तो वहां की जो पीएच है वो हाईली एसिडिक आपको देखने को मिलेगी। अगर उस फ्लूइड की, उस मटेरियल की, वो जो एस्पिरेट किया हुआ जो सामान आपके पास है, उसके अगर पीएच हाईली एसिडिक मिलती है, 1.5 2 2.5 तक मिलती है, इसका मतलब ट्यूब क्या है, सही है। तो ये चारों मेथड अपन प्लेसमेंट के काम में लेते हैं एनजी ट्यूब में। इससे आपको ये पता चल गया कि ये मेथड भी काम में आता है, वो साउंड वाला भी आता है, पीएच भी टेस्टिंग करते हैं। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ अबव। इसका मतलब आपको पता चल गया कि राइट आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ अबव वाला राइट आंसर है, क्योंकि सर ने बताया कि ये चारों चीजें अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि कंफर्म प्लेसमेंट, और अगर ये चारों ऑप्शन वहां पे दिए हुए हैं, कंफर्म आ जाए चारों वहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर अक्सरे ही जाना चाहिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। फिर गैस्ट्रिक कंटेंट, दुनिया यहाँ दिमाग लगाएगी कि रे अपन को तो वहां पे एस्पिरेट कर लिया, फ्लूइड हाईली एसिडिक मिल रही है, इससे ज्यादा कंफर्म किया। अरे भाई अक्सरे में तो साफ साफ दिख रहा है कहां से लेके कहां तक है, कहां से लेके कहां तक, इसलिए दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ऑल ऑफ अबव जो इसका राइट आंसर जाएगा, और अक्सरे इसका कंफर्म होता है, ध्यान रख लेना, अक्सरे क्या होता है, इसका कंफर्म होता है। ये करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑल ऑफ अबव वाला क्या है, कंफर्म है। चलिएगा फिर से एक क्वेश्चन शायद एनजी ट्यूब से ही होगा। ये लेंथ ऑफ इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब मेजर बाय, मेजर्ड फ्रॉम, कहां से, लेंथ जो आपको पता है कि अगर आपको एनजी ट्यूब डालनी तो उसकी लेंथ है वो कहां से कहां तक मेजर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सभी को भली भांति से पता है, नोज टू ईयर लोब और ईयर लोब टू जिफोइड प्रोसेस, ये आप सभी लोग जानते हैं, जिफोइड प्रोसेस सभी लोग जानते। तो पहला हो गया नोज यानी एन, नोज टू ईयर लोब, और ईयर लोब टू जिफोइड प्रोसेस, तो NEX, यस या नो, नोज टू ईयर, ईयर टू जिफोइड प्रोसेस। करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। कई बार पहला है फ्रॉम टिप ऑफ द नोज द डिफोइड जिफोइड प्रोसेस, समथिंग समथिंग वैसा ही लगता है, तो बच्चे तुरंत पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी होता है, जल्दीबाजी के अंदर आंसर नहीं देकर हाँ भाई बिल्कुल टिप ऑफ द नोज सुना था, जिफोइड तक होता है, चलिएगा हो गया अपना काम। नहीं, आपको पता होना चाहिए ये लिखा हुआ है नोज से ईयर लोब, ईयर लोब से जिफोइड प्रोसेस। ये आपको पता है कि फ्रॉम टिप ऑफ द नोज से जिफोइड प्रोसेस के अंदर, इसमें भी चाइल्ड के अंदर, किसमें, चाइल्ड के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये जो फॉर्मूला है जो फर्स्ट वाला, ये अपन किस में करते हैं, चाइल्ड में काम लेते हैं। ये सुनो, अगर जो ट्यूब है, उसको अगर स्टोमक तक इंसर्ट करना है, अगर ट्यूब है तो अगर उसको स्टोमक तक इंसर्ट करना है तो उसको कितना अंदर देना है आपको, 40 सेंटीमीटर। कितना अंदर इंसर्ट करना है, 40। और अगर आपको डियोडिनम तक करना है, यस या नो, आपको डियोडिनम तक करना है तो आप उसको कहां तक डालेंगे, 50 सेंटीमीटर। जुजेनम तक करना है, किस तक है, तो आपका राइट आंसर है 60 सेंटीमीटर तक आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। आपको कहां तक करना है, 60 सेंटीमीटर। जुजिनम, ड्यूडिनम और स्टोमक, अगर आपको स्टोमक तक डालनी है तो 40 सेंटीमीटर, ड्यूडिनम तक 50 सेंटीमीटर, जुजिनम तक 60 सेंटीमीटर। जैसे नो, इसका मेजरमेंट है वो नोज से ईयर लोब, ईयर लोब से जिफोइड प्रोसेस। जैसे नो, किसी प्रकार का कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए। यस या नो, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्यूब स्टोमक तक गई है, कितना इंसर्ट करना है, कितनी इंसर्ट हुई है, 40 सेंटीमीटर। ट्यूब है वो ड्यूडेनम तक पहुंच गई, कितनी इंसर्ट होगी, 50 होगी। ट्यूब का वहां पे एक्सरे किया, पता चला ट्यूब कहाँ है, जुजिनम में, तो बताइएगा अंदर कितनी इंसर्ट हो, 60 सेंटीमीटर। ये शेनो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी घुमा के दे सकता है। चलिएगा अब बात कर लेते हैं, वही आज तो सुबह से साफ सफाई का काम चल रहा है, क्लीनिंग का काम चल रहा है, फिर से एक क्लीनिंग का क्वेश्चन आ गया। व्हाइल क्लीनिंग आई इट हैज टू बी क्लीन्ड फ्रॉम, आई को करना है क्लीन, ईयर आपको पता है इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, यही होता है। यस या नो, समझ में आ गई बात, तो आई को क्लीन करना है। सबसे पहली बात, कॉमन सी बात है,
ये तो आपका होता है इनर कैंथस, ये होता है आपका आउटर कैंथस। किसी भी चीज को क्लीन क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको गंदा समझा जाता है, या वहां पे कोई ना कोई डस्ट मटेरियल है, कहीं ना कहीं वो गंदगी है, इसलिए उसको क्लीन किया जाएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इस आंख में ये इनर कैंथस है, ये आउटर कैंथस है। तो सफाई हमेशा इनर से आउटर इसलिए होनी चाहिए आईज के अंदर कि कचरा जो है उस कचरे को अपने को बाहर निकालना, ना कि बाहर के कचरे को अंदर लाना है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनर कैंथस से लेके आउटर कैंथस, इसका हो जाएगा मतलब राइट आंसर। दूसरी बात, क्लीन किससे करते हैं आप? तो आप वहां पे क्लीनिंग के लिए एनएस भी काम में ले सकते हैं, और अपन को पता है कि अपन आईज को वाटर से भी साफ करते हैं। यस या नो? इसका कॉमन सेंस बस इतना ही है कि कचरे को आंख के अंदर क्यों रखें, कचरे को आंख से बाहर रखना है। तो मतलब इनर से डालेंगे तो आउटर की तरफ, तो अंदर का कचरा, आंख का जो कचरा है वो अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा। ये मेथड इनर टू आउटर कैंथस के अंदर आता है। नीचे के तीनों ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। ये से नो, मिडल का क्या मतलब भैया? अपने को बीच में थोड़ी रखना है। ठीक है, आपको आईज को है वो एनएस से भी धो सकते हैं, और आप वहां पे सिंपल प्लेन वाटर से भी आप वहां पे धो सकते हैं। कॉमनली यूज सॉल्यूशन फॉर माउथ केयर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि माउथ की केयर करनी है आपको एज ए नर्स। वो एक बात अलग है कि आजकल एज ए नर्स डॉक्टर का काम करने लग गए, लेकिन आपका जो मेन काम है वो क्या है? केयरिंग ऑफ द पेशेंट, केयर करना है, क्लीनिंग ऑफ द पेशेंट, क्लीन करना है, ये सारी चीजें। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है नीचे दिए गए में से जो अपन को काम में लेना है या कॉमनली यूज करते हैं माउथ से रिलेटेड, माउथ को क्लीन करने के लिए। आपको पता है KMnO4 काम में लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NS है, ये भी काम में लेते हैं। तो ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव है वो इसका राइट आंसर है। ऑल ऑफ अबव है वो इसका राइट आंसर है। ये तो कॉमनली ये जो चारों सॉल्यूशन है, ये तो तीनों सॉल्यूशन है, ये अपन वहां पे काम में लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप माउथ की केयर कर रहे हैं, और एज ए नर्स आपसे पोजीशन की बात कर लूं, मैं आपसे अगर पोजीशन की बात कर लूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। केयर करने से पहले पानी काम में ले रहे हो, KMnO4 ले रहे हो, NS ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, है तो वो लिक्विड फॉर्म में, तो वो एस्पिरेट कर सकता है बंदा। इसलिए पोजीशन की बात करें, अगर मरीज अनकॉन्शियस है, अगर मरीज अनकॉन्शियस है, तो आपको पता है कि साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन इफ देयर, यस या नो? अगर मरीज अनकॉन्शियस है तो आपको साइड लाइन पोजीशन देनी है, और अगर मरीज कॉन्शियस है तो उसको आपको पता होना चाहिए सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। कौन सी देनी है? सेमी फाउलर पोजीशन देनी है। पहला क्वेश्चन तो हो गया इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड? पोजीशन से रिलेटेड। समझ में आ गई बात? चली गई। ये साइडलाइन पोजीशन देते हैं। इन दोनों पोजीशनों का क्या मतलब है? क्यों दिया भाई? ये बीमारी क्यों अपन ने पाली, इतना क्यों ध्यान में रखा? इसका मतलब यही होता है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। क्या आप करने कुछ जा रहे थे, हो कुछ और गया, पता चला मरीज और ज्यादा सीरियस हो गया, यानी कि मरीज एस्पिरेट कर लिया, तो एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या देना है? वहां पे पोजीशन देना है। इन चारों में से बेस्ट कौन सा रहता है? देखिए, चारों में से बेस्ट कौन सा रहता है, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट जो सॉल्यूशन है कौन सा रहता है? बेस्ट सॉल्यूशन आपका KMnO4 रहेगा। लेकिन ये तो आपका आ गया बेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन एक वर्ड होता है कॉमनली यूज। कॉमनली यूज यानी कि ज्यादातर, मोस्टली यूज, ऐसे वर्ड आ जाए वहां पे। कॉमनली यूज, मोस्टली यूज, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, या मोस्ट कॉमन यूज, ये सब चीजें आ जाए, मोस्ट कॉमन यूज, तो इसके लिए आपको राइट आंसर जाएगा क्या? NS। ज्यादातर मोस्टली कॉमन यूज अपन किसका करते हैं? NS का करते हैं। मोस्टली यूज, कॉमनली यूज, मोस्ट कॉमन यूज। और अगर आपसे पूछे सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, यानी माउथ क्लीनिंग के लिए अच्छी चीज कौन सी रहती है, जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा रहेगा? KMnO4 रहेगा, ध्यान रखना। तो बेस्ट है वो कोई क्या रहेगा आपका? KMnO4 रहेगा। पोजीशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, साइडलाइन पोजीशन इज देयर,
एंड इफ पेशेंट इज कॉन्शियस सेमी फाउलर पोजिशन इज देयर। यस या नो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बंदा कॉन्शियस है, अपन कह सकते हैं भैया थोड़ा उठो, पीछे से उठो, थोड़ा बैठो, इस तरीके से। समझ में आ गई बात। और अगर बंदा अनकॉन्शियस है उसको बोल तो सकते हैं, तो अपन क्या करें, उसको साइडलाइन पोजीशन देने की। आप माउथ केयर कर रहे हैं तो वो जो वाटर है, वो जो भी आप सॉल्यूशन यूज करें, NS है, KMNO4 है, सोडियम क्लोराइड, कुछ भी है, वो सारा सॉल्यूशन क्या निकले, बाहर निकले। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया भाई, बहुत बड़ा सा मोटा सा क्वेश्चन है भाई। कह रहे हैं व्हाइल शिफ्टिंग द पेशेंट, हो मरीज को शिफ्ट करे हो फ्रॉम स्ट्रेचर टू बेड, कहां से स्ट्रेचर पे लेके आए और बेड पे शिफ्ट करो, एक्सीडेंटली अचानक से क्या हुआ, वहां पे डिसलोकेट हो गया, किसका, ICD का। वो ICD ट्यूब डाली हुई थी, ICD का डिसलोकेशन हो गया वहां पे। अब आप नर्स हो, वहां पे ही हो, तो आपका एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको वहां पे प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, क्या आपको डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, क्या आपको उस ट्यूब को दोबारा से रीइंसर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, या आप कुछ भी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि आप ये ट्यूब डालने का काम डॉक्टर का है, तो आप डॉक्टर नहीं हो, तो आप वो जो साइट है उस साइट के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये आपका राइट आंसर रहेगा। प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको सील करेंगे, क्योंकि अगर आपने उसको प्रेशर अप्लाई नहीं करा तो उसके अंदर क्या चली जाएगी, एयर अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इसलिए आप उसको प्रेशराइज करेंगे, और प्रेशराइज करने के बाद आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। रीइंसर्ट करने का काम अपना नहीं है, ये काम किसका है, डॉक्टर का है। यस या नो। और अपन को प्रेशर इसलिए करना है कि टू प्रिवेंट द एयर, टू प्रिवेंट द एयर, एयर से बचाना है उसको, इसलिए अपन को क्या करना है, उसको प्रेशराइज करना है। वहां पे आपको प्रेशर देना है, डॉक्टर को कॉल कर देना, वो आएगा, वो देखेगा, उसके बाद में वो दोबारा से डाल देगा, वो उसकी हेडेक है, अपना काम खत्म। यस या नो। अपने को सिर्फ क्या देना चाहिए, वहां पे प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, अपना काम वहीं खत्म हो जाता है। चलिएगा साहब, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बालाजी महाराज का, गणेश जी महाराज का, सभी का नाम लेते रहो, एनर्जी आती रहेगी बच्चों। ये से नो। और उसके अलावा अगर कोई मिराज विराज की फाकी लेने वाला है तो कोई देखने वाला नहीं है, ऑनलाइन के अंदर आप मिराज की फाकी ले सकते हैं। ऑफलाइन के अंदर तो क्या होता है, जिस रजिस्टर में लिखते हैं उस रजिस्टर के अंदर एक 10 रुपए वाली मिराज होती है, और वो धीरे धीरे करते करते इस कोने से लेके उस कोने तक पूरी क्लास में सप्लाई। जब वो रजिस्टर सप्लाई होता है तब पता चल जाता है इसके अंदर क्या है, एनर्जी डोज सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे तो इतनी दिक्कत है नहीं, आप बंद कमरे में बैठे होंगे, अपने मिराज विराज का डोज लगा लीजिएगा। हो सकता है मिराज के बाद में जैसे ही नौकरी लग जाओ तो आपकी जो किस्मत है वो खुल जाए और आप किस पे आ जाओ, रजनीगंधा पे आ जाओ। अगर मिराज से रजनीगंधा पे आना है तो आपको क्वेश्चनों में हार्ड वर्किंग तो करना ही पड़ेगा। चलिएगा, कह रहा है कि एक ऐसी चीज है जो रिमूवेबल है, डिस्पोजेबल है, वाटरप्रूफ है पाउच, और वो किस चीज को कलेक्ट करता है, ये तो फिशेज या स्टूल है ना। स्टूल और फिशेज को कलेक्ट करने के लिए एक ऐसा पाउच है, तो डिस्पोजेबल है, उसको फेंक दिया जाता है, वाटरप्रूफ है, उसके अंदर पानी नहीं जाता है, और वो रिमूवेबल है। तो ऐसा कौन सा है, वो कोलेस्टमी बैग है। अभी आपको मैंने बताया था कोलेस्टमी जो बैग है उसके अंदर स्टूल या फिशेज फिकल जो मटेरियल है वो स्टोर होता है, कोलेस्टमी बैग। ये से नो। यूरोस्टोमी बैग के अंदर आपको पता है कि यूरिन होता है ना। यूरोस्टोमी बैग के अंदर यूरिन होता है, लिम्फेस्टोमी बैग के अंदर लिम्फ होता है ना। ये जो लिम्फ होता है ये क्लाउडी कलर का होता है, या इसको आप इन्फेक्शियस, इसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस फ्लूइड भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस फ्लूइड। और हिमेटोस्टोमी का मतलब इस बैग में क्या होगा, ब्लड होगा। इस बैग में क्या होगा, ब्लड होगा। तो ये डिस्पोजेबल होता है, रिमूवेबल होता है, वाटरप्रूफ होता है, और वो क्या होता है, अपना कोलेस्टमी बैग होता है। ये से नो, समझ में आ गई बात, कोलेस्टमी बैग होता है। चलिएगा साहब, धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस इमेज को देखिएगा, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। ये इमेज है, वो कौन सी इमेज है, यस या नो। ये आपका पेनरोज ड्रेन है। क्या है, पेनरोज ड्रेन, पेनरोज PNROS, पेनरोज ड्रेन है, जो आपका ओपन ड्रेन का पार्ट है। जो किसका पार्ट है, ओपन ड्रेन का।
ये क्या है आपको पता है कि क्लोज ड्रेन ओपन ड्रेन हो, तो ओपन ड्रेन का पार्ट है, इसका नाम है क्या आपका पेनरोज ड्रेन होता है। ये या नो? आपको पता है सिंपली एक पाइप की तरह स्ट्रो की हिसाब से होता है। और अगर ओपन प्रकार का ड्रेन है, इससे अगर कोई भी फ्लूइड सीधा बाहरी एनवायरनमेंट में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके द्वारा इन्फेक्शन अंदर भी जा सकता है, तो मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। यस या नो? मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के मोर चांस होते हैं किसके अंदर? ओपन टाइप वाले ड्रेन के अंदर। ये से नो? और आपको पता है इसके अंदर इसको रोकने के लिए, फिक्स करने के लिए कुछ भी नहीं, स्किन के साथ में क्या लगा देते हैं? स्टिच लगा देते हैं। स्किन के साथ में क्या लगा देते हैं? स्टिच लगा देते हैं। और अंदर का जो मटेरियल है, आपको पता है ड्रेन क्यों लगाते हैं? अंदर का जो गंदी चीज है, अंदर का जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या आता रहे? बाहर आता रहे। ये से नो? समझ में आ गई बात? और ये जो ड्रेन है, इस टाइप का जो ड्रेन है, पेनरोज जो ड्रेन है, ये मोस्टली एक्सट्रीमिटीज के किसी भी प्रकार की सर्जरी वगैरह हुई है, ये उसके अंदर काम में लेते हैं। तो मेनली जो पेनरोज ड्रेन है वो एक्सट्रीमिटीज में काम में आता है। ओपन ड्रेन का टाइप होता है, इसका नाम पेनरोज ड्रेन है। इसके अंदर मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होता है, और उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं? स्टिचेस दे दिए जाते हैं। आई होप मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। जुड़े रहिएगा विनायक नर्सिंग एकेडमी के साथ में, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। यूट्यूब चैनल भी हमारा विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम से भी है। टेलीग्राम हमारा विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम पे भी है। मोर कॉन्टैक्ट 9950 755 186। धन्यवाद।